ये दिलचस्प तजुर्बा देखें जो मैंने कुछ अरसा पहले किया था। मैंने एक सुर्ख रंग का सलूशन लिया, इसे एक शफाफ सलूशन में डाला और वो नीला हो गया। ये क्या हो रहा है? बात यहीं ख़त्म नहीं होती। अब मैं एक नीला सलूशन लेती हूँ, इसे शफाफ सलूशन में डालती हूँ और वो सुर्ख हो जाता है। दोबारा देखें तो लगता है जैसे ये जादू है। ये जादू नहीं है, ये एसिड्स और बेसिस की केमिस्ट्री है और यही हम इस वीडियो में दरियाफ्त करेंगे। तो चले शुरू करते हैं। तो एसिड्स और बेसिस असल में क्या हैं? अगर सबसे इब्तदाई तारीफ देखें तो वो उनके जायके पर मबनी थी। एसिड्स आम तौर पर खट्टे जायके वाले होते हैं और ये चिपचिपे भी हो सकते हैं। असल में लफ्ज़ एसिड लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एसिडस से आया है, जिसका मतलब है खटा। और सबसे आम मिसालें जो आप सोच सकते हैं वो हैं लीमू का रस जिसमें सिट्रिक एसिड होता है, सरका, कॉफ़ी और सॉफ्ट ड्रिंक्स जिनमें सोडा होता है। हाँ, ये सब एसिड्स हैं। अब बेसिस की बात करें तो पता चलता है कि बेसिस तल्ख जायके वाले होते हैं और काफ़ी फिसलन वाले होते हैं। और फिर आम मिसालों में साबुन आता है। अगर कभी साबुन वाला पानी आपके मुंह में चला गया हो तो आपको शायद पता हो कि आपने बेसिस का जायका चखा है और वो तल्ख होते हैं। अगर आपने कभी ऐसी चीज़ चखी है जिसमें बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा हो तो वो भी तल्ख लगती है, क्योंकि बेसिस तल्ख जायका देते हैं। दूसरी मिसालों में डिटर्जेंट एंड एसिड्स वगैरह शामिल हैं, लेकिन जाहिर है ये एसिड्स और बेसिस की कोई ज़बरदस्त तारीफ नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो खट्टी या तल्ख हों, लेकिन वो एसिड्स या बेसिस ना हों। तो क्या हम कोई ज़्यादा वाज़ेह तारीफ बना सकते हैं? असल में एसिड्स और बेसिस की तारीफ करने के एक से ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन तो हम आसान से शुरू करेंगे। हम वो तारीफ इस्तेमाल करेंगे जिसे हम अर्हीनियस डेफिनेशन या अर्हीनियस मॉडल कहते हैं, एसिड्स और बेसिस को समझने के लिए। इस खास तारीफ में हम बस ये कहते हैं कि एसिड वो चीज़ें हैं जो आपको H+ आयन्स देती हैं एक्वियस सॉल्यूशंस में, और इसी तरह बेसिस वो चीज़ें हैं जो आपको OH- आयन्स देती हैं एक्वियस सॉल्यूशंस में। यानी अगर आप कोई चीज़ पानी में मिलाएं और वो आपको H+ आयन्स दे तो वो एसिड है, और अगर आप कोई चीज़ पानी में मिलाएं जो आपको OH- आयन्स दे तो वो बेस है। तो एक मिसाल लेते हैं। अगर आप HCl को एक्वियस मीडियम में लें तो आप देखेंगे कि HCl मंतका होकर H+ आयन्स और Cl- आयन्स में तकसीम हो जाएगा। अब चूंकि हमें H+ आयन्स मिले जब हमने HCl को पानी में मिलाया, तो HCl एक एसिड है और आपको शायद पता हो कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। एक और मिसाल हो सकती है, इसे एसीटिक एसिड कहा जाता है, और अगर आप इसे दोबारा पानी में मिलाएं तो आपको कुछ H+ आयन्स मिलेंगे, तो ये भी एक एसिड है। इसी तरह अब हम बेसिस की कुछ मिसालें लेते हैं। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लें, उन्हें पानी में मिलाएं या इनका कोई एक्वियस सॉल्यूशन लें, तो आप देखेंगे कि यहाँ सोडियम आयन्स, पोटेशियम आयन्स और OH आयन्स मिलेंगे। तो चूंकि ये आपको OH- आयन देते हैं, ये बेसिस हैं। अब जब आप ये देखती हैं तो लगता है कि हर बेस के फार्मूला में OH होना चाहिए, है ना? तो फिर मेरा मतलब है, और कैसे आपको OH- आयन्स मिलेंगे जब आप उन्हें पानी में डालेंगे? लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप अमोनिया को पानी में डालें तो वो भी OH- आयन्स की मिकदार बढ़ा देगा, यानी असल में अमोनिया भी एक बेस है, लेकिन इसे बेस के तौर पर पहचानना इतना आसान नहीं है। सिर्फ देखने से हम ये नहीं बता सकते कि अमोनिया बेस है या नहीं। इसी वजह से एसिड्स और बेसिस की और भी तारीफें मौजूद हैं, लेकिन इस वीडियो के मकसद के लिए हम इसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करेंगे।
बस अमोनिया पर ही रहते हैं, क्योंकि इसी तरहीनियस डेफिनेशन के साथ भी इसमें काफ़ी वजाहत की सलाहियत है। हम एसिड्स और बेसिस के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको शायद पता हो कि एसिड्स में जंग लगाने की खुसूसियत होती है। ये लोहे को जंग लगा सकते हैं और ये पत्थरों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए तेजाबी बारिश जो आलूदगी की वजह से होती है वो इमारतों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? एक आसान वजाहत ये हो सकती है कि एसिड से बनने वाला हाइड्रोजन आयन वो मेटल से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेता है। ऐसा करते हुए हाइड्रोजन गैस बनती है और वो बाहर निकल जाती है, जिससे वो हिस जैसी आवाज आती है। और अब जो मेटल आयन बनता है, यानी एक मुस्बत आयन जो इलेक्ट्रॉन खो चुका है, वो असल में इस अनायन के साथ बॉन्ड बना सकता है और अब वो मॉलिक्यूल सोल्यूशन में घुल सकता है और इसी तरह जंग लगने वाले मेटल तहलील हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही आपके पत्थरों के साथ भी हो सकता है। तो असल वजह H+ आयन्स हैं। अच्छा, अब बेसिस के बारे में क्या ख्याल है? देखें, बेसिस में ये सलाहियत होती है कि वो तेल या चिकनाई को तोड़ सकते हैं और इसीलिए उन्हें साबुन में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये कैसे होता है? और यहाँ एक बहुत ही आसान सी वजाहत ये है कि आम तौर पर तेल या चिकनाई को पानी पसंद नहीं होता, तो ये पानी में हल नहीं होते, इसीलिए आप सिर्फ पानी से उन्हें साफ नहीं कर सकते। लेकिन OH- आयन्स जब तेल और चिकनाई के साथ मिल जाते हैं तो वो उन्हें पानी में हल कर देते हैं। तो बेस की मौजूदगी में तेल और चिकनाई पानी में हल हो सकते हैं और आप उन्हें आसानी से धो सकते हैं। कमाल है ना? लेकिन रुकिए, अभी और भी कुछ वजाहत कर सकती हूँ। अगर आप एसिड और बेस को मिला दें तो क्या होगा? चलें दोबारा देखते हैं। अगर आप HCl को फर्ज करें NaOH के साथ मिला दें तो H+ जो कि मुस्बत आयन है OH- के साथ मिल जाएगा और आपको क्या मिलेगा? H2O यानी पानी, और Cl- मिल जाएगा Na+ के साथ यानी NaCl। देखें, हमें एक आयनिक सोल्ट मिल गया। इसका मतलब है जब आप एसिड और बेस को मिला दें तो आपको आयनिक सॉल्ट और पानी मिलते हैं। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं और इसीलिए हम कहते हैं कि एसिड्स और बेसिस एक दूसरे को बेअसर कर देते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जब आप एसिड और बेस को मिला दें, हमेशा आयनिक सॉल्ट और पानी बनता है। और बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैग्नेट्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है। जब ये आयन्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो एनर्जी निकलती है, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती हैं। लेकिन रुकिए, अभी और भी खुसूसियात हैं जिनकी मैं वजाहत कर सकती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशंस को देखें तो क्या आपको लगता है कि ये बिजली गुजार सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? देखें, हमारे पास आयन्स हैं, ठीक है। जब ये सारे सॉल्यूशंस में होते हैं तो इसका मतलब है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये वाकई बिजली गुजार सकते हैं। तो एसिड्स और बेसिस दोनों बिजली गुजार सकते हैं। और जानते हैं, यही H+ आयन्स हैं जो एसिड्स को खट्टा जायका देते हैं और यही OH- आयन्स हैं जो बेसिस को तल्ख जायका देते हैं। ये सब हमारे जायके के रिसेप्टर्स के काम करने के तरीके से जड़ा हुआ है और बाकी सब कुछ भी। लेकिन मुझे जो बात हैरान कुन लगती है वो ये है कि सिर्फ एक तारफ देखकर हम इतनी सारी चीजें समझ सकते हैं और वजाहत कर सकते हैं। और वैसे अब जब हमें पता है कि एसिड्स और बेसिस क्या हैं तो हमें उन्हें चखने की जरूरत नहीं, जो हमें कभी भी लैब में नहीं करना चाहिए। ये एसिड्स और बेसिस को पहचानने का बहुत खतरनाक तरीका है। हम इससे सॉल्यूशंस बना सकते हैं जो अपना रंग बदलते हैं। ये इस पर मुनहसर है कि वो एसिडिक मीडियम में है या बेसिक मीडियम में। ऐसा ही एक इंडिकेटर लिटमस सॉल्यूशन है और यही हमने वीडियो के शुरू में देखा था। यही है लिटमस सॉल्यूशन। ये लिचेंस से रंग निकालकर बनाए जाते हैं जो कि बड़े दिलचस्प किस्म के जानदार होते हैं।
खैर, ये आम तौर पर दो रंगों में आते हैं। हमारे पास नीले लिटमस सॉल्यूशन और लाल लिटमस सॉल्यूशन होते हैं। और इन दो रंगों की वजह यह है कि एसिड नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। फिर से इसका ताल्लुक H+ आयन से है। ये नीले लिटमस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करते हैं। ये इसकी खसूसियात बदल देते हैं और इसके नतीजे में वो रोशनी से जो रंग जज्ब करते हैं वो बदल जाता है और इसीलिए आप देखते हैं कि ये सुर्ख रंग दिखाना शुरू कर देता है। सोचें तो ये कितनी हैरत अंगेज बात है। और जबकि बेसिस बिल्कुल इसके बरक्स करते हैं। बेसिस लाल लिटमस को ना नीले में बदल देते हैं। और अगर आपको ये याद रखना मुश्किल लगे तो मैं भी सोचती थी कि कैसे याद रखूं। एक आसान तरीका यह है कि एसिड्स लिटमस को लाल में बदलते हैं और बेसिस लिटमस को नीले में। इसीलिए मैं याद रखती हूँ बेसिस ब्लू में बदलते हैं, बी और बी। तो एसिड्स चीज़ों को लाल में बदल देते हैं। अच्छा, अब लिटमस सॉल्यूशन शामिल करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मैं लाल लिटमस डाल रही हूँ और देखें, रंग नीले में बदल रहा है। तो इसका मतलब है ये बेसिक सॉल्यूशन है, तो ये बेस है। तो यही हमने पहले देखा था। और इसी तरह अगर आप अब नीला लिटमस सॉल्यूशन लें और इसे यहां डालें, देखें इसका रंग लाल में बदल रहा है। क्या चीज रंग को लाल में बदलती है? जी हाँ, ये एसिड है। तो ये एक एसिड है। तो अब हमें अपनी ज़बान का जायका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रही। हम लिटमस सॉल्यूशंस इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पता चल सके कि हम बेस के साथ काम कर रहे हैं या एसिड के साथ। लेकिन जाहिर है ये आपको ये नहीं बताता कि वो कितना बेसिक है या कितना तेजाबी है। क्या वो बहुत तेजाबी है? ये आपको pH नहीं बताता। और इसके लिए हमारे पास बेहतर इंडिकेटर्स हैं, जैसे pH इंडिकेटर्स, pH सेंसर्स और इस तरह की मज़ीद चीज़ें। ये आखिरी और मेरा पसंदीदा हिस्सा है, यानी एसिड्स कितने ताकतवर होते हैं इसके बारे में सोचना। आपको कुछ एसिड्स जैसे टार्ट्री या सरके के बारे में पता होगा जो ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते। आप उनका जायका चख सकते हैं और हम रोज़ाना उनका जायका चखते हैं। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या? वो तो बहुत नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह कुछ बेसिस भी बहुत नुकसानदेह हो सकते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका ताल्लुक एसिड की मजबूती से है। चलें, इसका क्या मतलब है, आए देखते हैं। अगर आप एक एसिड को देखें तो एक आम एसिड को Ha लिखा जा सकता है। अच्छा, एक्वियस मीडियम में ये आपको H+ आयंस देता है। यही इसे एसिड बनाता है और कुछ एनायंस भी मिलते हैं जो यहाँ A- आयंस हैं। अब जब मैं इसे पानी में हल करवाती हूँ तो दो तरह की सूरतें हो सकती हैं और मैं चाहती हूँ कि आप सोचें कि इनमें क्या फ़र्क है। ठीक है, ये है सूरत हाल नंबर 1 और ये है सूरत हाल नंबर 2। आपको इन दोनों में क्या फ़र्क नज़र आता है? पहले वाले में आप देखते हैं कि 100% तमाम Ha मॉलिक्यूल्स अलहदा हो गए हैं। यहाँ मैंने 4 दिखाए हैं और सबके सब अलहदा हो चुके हैं। ऐसे एसिड्स को मजबूत एसिड्स कहते हैं। जब 100% अलहदगी हो जाए तो तकरीबन सारे मॉलिक्यूल्स अलहदा हो जाते हैं। हम इन्हें मजबूत एसिड्स कहते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सब मजबूत एसिड्स हैं। बेसिस की सूरत हाल में भी यही बात है। जब बेसिस मुकम्मल तौर पर अलहदा हो जाएं तो हम उन्हें बहुत मजबूत बेसिस कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी मेरे पास 4 Ha मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक अलहदा हुआ है, यानी अधूरी अलहदगी। जब भी एसिड्स में अधूरी अलहदगी हो तो हम उन्हें कमज़ोर एसिड्स कहते हैं। वैसे जैसे सिट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, ये सब कमज़ोर एसिड्स हैं। ये वो एसिड्स हैं जो आपको अपनी सॉफ्ट ड्रिंक्स में मिलते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प बात है।
मैं इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकती हूँ। देखें, अभी कॉन्सेंट्रेशन बराबर है। ठीक है, जैसे आप सोच सकते हैं कि ये एक एल है। मेरे पास यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स फी लीटर हैं, यहाँ भी 4 मॉलिक्यूल्स फी लीटर हैं। बस आसान नंबर्स ले रही हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ और मॉलिक्यूल्स डाल दूँ, मैं यहाँ और मॉलिक्यूल्स डालती हूँ, देखें मैंने इसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया है। तो अब ये पहले वाले के मुकाबले में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन हो गया है। ये इसके मुकाबले में ज़्यादा डाइल्यूटेड है। ठीक है, तो देखें मैं एक कॉन्सेंट्रेटेड कमज़ोर एसिड भी रख सकती हूँ। लेकिन इस सूरत में भी मैं देखूंगी कि क्योंकि ये बहुत कम अलहदा होता है, इसकी अलहदगी की फीसद आम तौर पर 5 से 6% या इसके आसपास होती है। तो वहाँ ज़्यादा H+ आयन्स नहीं होंगे, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये इतना नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन मजबूत एसिड्स में, चाहे वो डाइल्यूटेड भी हो, मैं वहाँ काफ़ी H+ आयन्स देख सकती हूँ, क्योंकि 100% अलहदगी यानी डिसोसिएशन होती है। अब सोचें, अगर मेरे पास कॉन्सेंट्रेटेड मजबूत एसिड्स हों तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा H+ आयन्स होते हैं और आपको उनसे दूर ही रहना चाहिए। इसीलिए ये एसिड्स बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड हों, यानी अगर ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हों। तो आप देख सकते हैं कि मजबूती इस बात का पैमाना है कि ये कितना अलहदा होते हैं। 100% अलहदगी हो तो मजबूत एसिड होता है, अगर अधूरी अलहदगी हो तो कमज़ोर एसिड होता है। लेकिन याद रखें, कॉन्सेंट्रेशन ये बताता है कि आपके पास एसिडिक मॉलिक्यूल्स की कितनी मिकदार है। अगर आपके पास फी लीटर बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हों तो वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, अगर थोड़े मॉलिक्यूल्स हों तो कम कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूटेड कहलाएगा। और आखिर में, अगर आप कमज़ोर बेसिस के बारे में सोचें तो बेसिस थोड़े ज़्यादा पेचीदा होते हैं, इसलिए हम इन पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे।